हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने कक्षा 10 की फिजिक्स शुरू कर दी है। फिजिक्स का हमारा प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने पिछला वीडियो जो था वो एक वीडियो इस पार्ट का डाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने उसको शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ। अकेले अकेले पढ़ रहे हो, ये गलत बात है। आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि वो लोग भी पढ़ सके और हमें भी अच्छा लगे कि आप बहुत सारे लोग हमारे से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनको बताएं कि इस तरह की फिजिक्स की क्लासेज जो है वो प्रव्या एकेडमी पर चल रही है, तो आप वो भी करें। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम हमारा प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन में हमने परावर्तन का काफ़ी सारा मैटर पढ़ लिया और हम समतल दर्पण पर परावर्तन तो हम लोग वैसे भी छोटी कक्षाओं में पढ़ लिए और कल भी हमने थोड़ा मोटा मोटा डिस्कस कर लिया था। लेकिन हमारे को जो मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण पर परावर्तन कैसे होता है तो उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि गोलीय दर्पण होते क्या है। गोलीय दर्पण होते क्या है? देखो, गोलीय दर्पण का मतलब ये है, गोलीय दर्पण अगर मान लो कोई भी दर्पण है और वो एक उसका जो परावर्तक सतह होती है, ऐसे परावर्तक सतह आपको पता है जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर वापस लौटती है, वो आपकी परावर्तक सतह कहलाती है। और जो परावर्तक सतह होती है, उस परावर्तक सतह को अगर गोल है, परावर्तक सतह कैसी है, अगर गोल है तो आपका दर्पण गोलीय दर्पण है। क्लियर बात कि अगर मान लो गोल है, भले ऐसे हो चाहे कैसे भी हो, परावर्तक सतह कैसी हो, गोल हो, तो उसे उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। क्लियर बात। देखो, जो गोलीय दर्पण होता है ना, वो किसी न किसी गोले का भाग होता है, किसी क्या गोले का भाग होता है। जैसे मान लो ये एक गोला था, अब हमने इसको काटा, यहाँ से काटा और ये वाला परावर्तक सतह होगी तो ये गोला होगा ना, ये गोल होगी परावर्तक सतह। कैसी होगी भाई? गोल होगी। इसलिए ये इस तरह से कोई गोला है, उसको काट करके कोई हम दर्पण बना रहे हैं तो वो गोलीय दर्पण है। तो वो कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, गोलीय दर्पण है वो दो टाइप के हैं। गोलीय दर्पण है वो दो टाइप के हैं। एक तो आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। एक तो आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। एक आपका है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों के नाम तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। देखो भाई, अवतल और उत्तल में थोड़ा सा फर्क है और कंफ्यूज होने की बात है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। अगर मान लो कोई दर्पण है और उसकी जो परावर्तक सतह है वो अंदर मुड़ी हुई हो, कैसी हो भैया? अंदर मुड़ी हुई हो, तो वो आपका दर्पण क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? अवतल। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई दर्पण है, या इसके इस साइड पॉलिश किया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इसकी परावर्तक सतह ये है। परावर्तक सतह कौन सी है? ये वाली है। तो ये वाली परावर्तक सतह ऐसे अंदर की ओर मुड़ी हुई है ना, तो वो दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण। आपकी बुक के अंदर, शायद पुरानी जो बुक थी उसके अंदर तो आपके डायग्राम ये उत्तल का गलत दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर ये इस तरह का है, यानी कि उत्तल का मतलब बाहर से जो परावर्तक सतह है वो उभरी हुई हो, ये उभरी हुई है ऐसे ना, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका उत्तल है। ये आपका कौन सा है? उत्तल दर्पण। क्लियर बात। जिस दो दर्पणों में आप अंतर को समझ पाए कि अवतल में तो क्या होता है, दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो अंदर की ओर होती है। कैसे होती है? अंदर की ओर। आप हथेली को ऐसे करते हो, ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये अवतल दर्पण हो गया। और उत्तल दर्पण की जब अपन बात करते हैं तो ये इसकी ऊ से आप ध्यान रखो बेटा, ऊ से उभरा हुआ,
उसे उभरा हुआ, बाहर से ऐसे उभरा हुआ, ये देखो ऐसे, अगर ऐसे एकदम ऐसे है तो उभरा हुआ है, तो क्या है, उत्तल दर्पण जो है वो उभरा हुआ होता है, ठीक है, मतलब उसकी परावर्तक सतह जो होती है वो उभरी हुई होती है। क्लियर बात है आप लोगों को? जब आप ये दो दर्पण के बारे में समझ जाते हो तो उसके बाद आपको कुछ नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो नाम क्या क्या, देखो भाई, सबसे पहला नाम आपको ध्यान में रखना ध्रुव। सबसे पहला नाम अपन कहाँ लिख लेते हैं भाई, यही लिख लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं ध्रुव। तो हमें नाम कौन सा ध्यान रखना, ध्रुव। ध्रुव को लिखते हैं हम पी से, ध्रुव को लिखते हैं हम पी से। देखो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, जो परावर्तक सतह है उसका जो बीच का बिंदु है, मतलब मान लो यहां से ये दर्पण है, यहां से लगा के यहां तक की परावर्तक सतह है, तो इसके बीच का, इस परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो भाग है, बीच का पॉइंट है, वो आपका क्या है, ध्रुव है। ये परावर्तक सतह यहां से लगा के यहां तक, तो इसके बीच का पॉइंट क्या है, ध्रुव है, क्या है, ध्रुव। तो ये आपके बीच वाला पॉइंट मान लो यहाँ पर है, तो इसे अपन लिखते हैं पी से, और अगर इसका यहाँ है तो ये भी आपका क्या, ये भी आपका पी। तो परावर्तक सतह का बीच का या परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। नाम ध्यान रखोगे, परिभाषा ध्यान रखोगे, आपको पता भी होना चाहिए कि ध्रुव होता कहाँ है। क्लियर बात? उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र भाई? उसके बाद आपको पढ़ना है वक्रता केंद्र। और बेटा ध्यान रखना, वक्रता केंद्र को हम लिखते हैं सी से। वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं, सी से। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो मान के चलो ये दर्पण है, ये दर्पण ऐसे इस तरह से गोले से तो हमने काट के बनाया, हमने बताया ना आपको, इस तरह से गोला होता है, गोले को काट के गोलीय दर्पण बनाया जाता है। तो ये मान लो गोला है, तो इस गोले का केंद्र होगा, गोले का क्या होगा, केंद्र होगा। उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। मान के चलो एक बात बताओ मेरे को, यहां से ये इस तरह से इस गोले को पूरा करने की कोशिश करें तो ये गोला इस तरह से पूरा होता है, ये गोला बनता है कि नहीं बनता है, और इसका यहाँ पर केंद्र बनता है कि नहीं बनता है। कहीं पर भी बनता हो जहां पर जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है ना दर्पण, उस गोले का वो केंद्र होता है ना, उस गोले का वो केंद्र होता है ना, वही क्या है, वक्रता केंद्र। और इसे क्या लिखते हैं, सी से। तो इसका मतलब इसका वक्रता केंद्र तो इस साइड, इसका किस साइड होगा, तो क्लियर बात, ये इस तरह से गोला बनेगा तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये सी, कैपिटल सी से लिखते हैं वक्रता केंद्र को। क्लियर बात? वक्रता केंद्र जो होता है वो जो है ना, वो दर्पण पर स्थित नहीं होता है, दर्पण से दूर होता है। क्लियर बात? दूरी तो है हमारा, दूर है कि नहीं है, दूर कैसे है, देखो भाई, ये दर्पण तो यहाँ है लेकिन वक्रता केंद्र यहाँ है, ये दर्पण तो यहाँ है लेकिन वक्रता केंद्र यहाँ है। तो ये बात समझ आई, वक्रता केंद्र। अब आती है वक्रता त्रिज्या की बात। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको लिखते हैं हम कैपिटल आर से। इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या कुछ नहीं है, इस केंद्र और इस ध्रुव, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव है, इसके बीच की ये दूरी जो है ना, ये आपकी वक्रता त्रिज्या। यहाँ से ये ध्रुव और ये केंद्र और इसके बीच की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, मतलब बोले तो आर। आई बात समझ में? आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीजें जो बताई जा रही है वो समझने की कोशिश करें, बहुत सिंपल चीज है। अगर आप लोगों ने ये बातें समझ ली ना, तो आप इस परावर्तन और अपवर्तन में से सारी की सारी चीजों को आराम से समझ लोगे। क्लियर? ये वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के बीच की दूरी है, उसे वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। या फिर जो गोला था, जिस गोले का कटा हुआ भाग है दर्पण, वो गोला
उस गोले की त्रिज्या जो होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फिर आता है मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष का मतलब ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से खींची गई एक सीधी काल्पनिक रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव से खींची गई एक सीधी काल्पनिक रेखा। भाई मान के चलो यहाँ से ये रेखा है ना, ये ऐसे हमने एक वक्रता केंद्र से सीधी एक काल्पनिक रेखा खींची है, तो ये आपका क्या होगा? ये इस रेखा को अपन कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। इस रेखा को क्या, यहाँ पर भी हो सकती है, ये यहाँ से ये जो रेखा आ रही है, ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, यहाँ से जो रेखा आ रही है, इसे ही तो अपन क्या कह रहे हैं भाई? इसे ही तो कह रहे हैं मुख्य अक्ष कह रहे हैं। इसे ही तो क्या कह रहे हैं? मुख्य अक्ष। ध्यान रखोगे बेटा, यही नाम आपको आगे ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसी नामों से आपकी सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना? बात समझ आ गई। अब मुख्य फोकस, अब एक और नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस देखो, आप लोगों ने कभी, अगर आप लोगों के पास इस तरह के दर्पण होते हैं उत्तल या अवतल, तो वो आप देखोगे उनकी जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करते हैं ना, तो कुछ कुछ फर्क होता है। कुछ का फर्क क्या होता है? जैसे ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण पे दूर से मान लो सूर्य की किरणें आ रही है, तो सूर्य की किरणें अगर आ रही है तो मान लो ये सूर्य की किरण यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। ये किरणें जो है ना, ये किरणें परावर्तित होकर के एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देगी। एक बिंदु पर क्या होगी? मिलती हुई दिखाई देगी। और ये इस बिंदु पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये मिल रही है ना। और जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब कुल मिला के ये आपका मुख्य अक्ष, और इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या करती है? मिलती है, उसे उस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल एफ कहते हैं। मुख्य फोकस को लिखते हैं कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। किसका? ये तो अवतल दर्पण का है, यानी कि जहां पर क्या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं वापस परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को हमारा कहते हैं मुख्य फोकस। इसी तरह से यहाँ पर भी यही मामला है। यहाँ पर क्या मामला है? देखो भाई, ये मुख्य अक्ष ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से मान लो ये किरणें आ रही है, यहाँ से ये मुख्य अक्ष है ना, यहाँ से ये किरणें आ रही है, तो ये क्या करती है? ये इस तरह से ये परावर्तित होती, इस तरह से ये परावर्तित होती है। अच्छा बताओ, ये किरण इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही है, अगर ये मान लो यहाँ से आ रही है तो ये भी इधर जा रही है। आई बात समझ आए? तो ये किरणें कभी मिलेगी तो नहीं। लेकिन आप अगर इनको पीछे की तरफ ऐसे देखो तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर बात? यानी कि ऐसे कह सकते हैं, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। आई बात समझ रहे? अच्छा भाई, अब एक और लास्ट हमारा ध्यान रखेंगे, मुख्य या फोकस दूरी। क्या ध्यान रखेंगे? फोकस दूरी। और बेटा ध्यान रखना, फोकस दूरी को छोटे एफ से लिखते हैं, बड़े एफ से मुख्य फोकस को लिखता है, तो छोटे एफ से फोकस दूरी को लिखता है। फोकस दूरी सिंपल, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और यहाँ तक की दूरी है ना, इसे हम क्या कहेंगे?
फॉक्स दूरी, या इसी तरह से यहाँ से लगा करके यानी कि मुख्य फॉक्स और ध्रुव के बीच की दूरी को अपन फॉक्स दूरी कहते हैं। क्लियर बात? ये बातें आप लोगों को समझ आ गई ना? अच्छा भाई, अब आपको एक नाम और ध्यान रखना है, वो है द्वारक। वो क्या है? द्वारक। ये भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन आप लोग यहाँ पर लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे द्वारक। द्वारक क्या होता है? द्वारक जो आपकी परावर्तक सतह है, जो आपकी परावर्तक सतह, मान लो यहाँ से लगा के यहाँ तक, तो इसके बीच का ये जो व्यास है वो द्वारक होता है, और इसको m और n से लिखते हैं। तो यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी द्वारक कहलाती है। ये द्वारक ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी m और n यानी कि द्वारक कहलाती है। जब भी आप ये बनाएं, जब भी इसके अवतल या उत्तल दर्पण के डायग्राम आप बनाते हैं, तो इसके ऊपर वाला का m लिखेंगे, नीचे वाला का n लिखेंगे। ये द्वारक होता है। इससे एग्जामिनर पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि इसको द्वारक तक पता है, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे तो वो सोचेगा इसको ये भी नहीं पता है। ये बातें आप लोगों को समझ में अगर आ गई है, तो इसके बाद आपको एक बात और समझनी है। एक बात ये समझनी है कि जो वक्रता त्रिज्या है, जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, वो वक्रता त्रिज्या है, वो फॉक्स दूरी की डबल होती है। वो फॉक्स दूरी की डबल होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। 2 गुणा फोकस दूरी, आई बात समझे? 2 गुणा फोकस दूरी, यानी कि वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? R बराबर 2F। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये फॉर्मूला बेटा आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता। आपको दिया जाए, अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई भी दर्पण है, और उस कोई भी दर्पण है, आपको नहीं मानना कौन सा है, उत्तल है या अवतल है, कोई भी दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो आप उसकी फोकस दूरी बताओ। बता दोगे? वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर, मतलब r का मान 20 बराबर अपन को 2f ज्ञात करना है। अब ये 2 है, इसके भाग में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20/2 बराबर f, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर होगा, तो 2 से 20 कट जाएगा, पीछे आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर बराबर f, यानी कि 10 सेंटीमीटर मुख्य की जो फॉक्स दूरी हो जाएगी। अगर मैं तुमसे पूछूं किसी भी दर्पण की फॉक्स दूरी है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो आप इसका वक्रता त्रिज्या यानी कि c ज्ञात करो। वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या r ज्ञात करो। कर लोगे भाई? r ज्ञात कर लो। किसी भी दर्पण की फॉक्स दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, तो आपको कौन सी ज्ञात करनी है? वक्रता त्रिज्या r ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपका आज है, होमवर्क करके लाओगे। उसी देखो, ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो आज पढ़ ली है, हम कल और जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस वीडियोज़ को देखें और इस अपनी साइंस को, अपनी फिजिक्स को कवर कर सके। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपके अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम्स में भी आपका ये चैप्टर आएगा, तो उसको भी बढ़िया तरीके से अर्धवार्षिक से पहले ही हम पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं। तो आप टाइम पे जुड़ें, टाइम पे पढ़ाई करें, ठीक है ना? इसी आशा और विश्वास के साथ अब हमारी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों का इस तरह का भयंकर प्यार बना रहेगा और खूब पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।